वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, विकास, प्रकृति और विशेषताएं, मीनिंग, एवोल्यूशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति जो ये शब्द है, इसका अध्ययन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है। यद्यपि क्या हुआ है कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जो ये टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति, ये बहुत लोकप्रिय भी हुआ है। और जो राजनीतिक विज्ञान है उसके पितामह कहे जाते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। उन्होंने अपने समय में बहुत सारी जो राजनीतिक समस्याएं थी उनको समझने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कई सारी जो थ्योरीज बनाई। उन थ्योरीज को बनाने के लिए कंपैरेटिव मेथड्स, जिसे हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं, उसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु के द्वारा जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने 158 कंट्रीज अर्थात 158 देशों के संविधान का अध्ययन भी किया है। और इसी प्रकार इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से विचारकों ने अरस्तु के बाद इस चीज में अपना योगदान दिया, श्रेय दिया, तो हम कह सकते हैं सिसरो, मैकियावली, जे.एस. मिल, जी मोस्का आदि विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति को अपनाया अपने राजनीतिक चिंतन के लिए, समस्याओं को समझने के बाद उनके सुधार के लिए, अर्थात उन समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन इन विद्वानों ने, चाहे वो अरस्तु है, चाहे सिसरो या मैकियावली रहे या जी.एस. मिल रहे, इन सभी विद्वानों ने क्या किया कि अपने इस कंपैरेटिव स्टडी में इस तुलनात्मक जो अध्ययन था, यानी कि जो तुलनात्मक पद्धति का जब प्रयोग किया, इसमें सिर्फ जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, यानी जिसे हम औपचारिक संस्थाएं कहते हैं, जिसमें सिर्फ राज्य सरकार और सरकार के अंग आते हैं, उसको ही स्टडी किया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि सिर्फ इनके द्वारा औपचारिक संस्थाओं को ही तुलनात्मक अध्ययन की विषय वस्तु बनाया गया। यानी कि इन्होंने अध्ययन जो किया वो सिर्फ राज्य का, सरकार का, और जो सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका कहते हैं, वहीं तक इनका जो अध्ययन है, यानी इनका जो अध्ययन है वो क्या रहा, सीमित रहा। और इनके द्वारा जो एक डिमेरिट देखी जाती है, यानी जो दोष देखा जाता है, वो क्या रहा कि इन विद्वानों ने अनौपचारिक तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी कि सिर्फ औपचारिक चीजों को ही इन्होंने फोकस किया, लेकिन जो अनौपचारिक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसका कि आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी देश की राजनीतिक संरचना में, या हम कह सकते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया। और इस कारण से क्या हुआ, क्योंकि ये शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए इनको परंपरावादी विद्वान भी कहा जाता है। इन परंपरावादी विद्वानों के द्वारा जो भी आंकड़े आए, यानी कि जो रिजल्ट्स आए, जिसे हम परिणाम कह सकते हैं, वो परिणाम यूनिवर्सल नहीं थे, सर्वव्यापक और सर्व प्रमाणिक वो नहीं थे। और इस कारण से फिर क्या हुआ, देखिए चेंज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में होता है या किसी एक देश में होता है, बल्कि जो परिवर्तन जिसे हम कहते हैं वो एक यूनिवर्सल चीज है, यानी सार्वभौमिक चीज है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो पिछले 10, 20, 50 वर्षों में न जाने कितने परिवर्तन हमारे देश की शासन व्यवस्था में, राजनीतिक ढांचे में, सामाजिक ढांचे में आए हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी स्थिर स्थिर नहीं होती है। और जो राजनीतिक जो हमारी जो तुलनात्मक राजनीति है वो तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, वो गतिशील है, बहुत ही विस्तृत है, यानी कि उसमें समय समय पर आमूल और क्रांतिकारी परिवर्तन जिसे कहते हैं वो होते रहते हैं। और यदि हम आज सिर्फ सैद्धांतिक चीज की बात करें, यानी सिर्फ औपचारिक संस्थाओं को ही समझें, तो वो चीज क्या है, उसमें हम सही मायनों में जो राजनीतिक घटनाएं हैं या जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उनको नहीं समझ पाएंगे। अर्थात हम सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करके जो आज पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स, जो हमारी यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, यानी कि प्रत्येक देश में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं या वो बुरी हैं, उनके बारे में हम सही डाटा यानी सही आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकते यदि हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज को देखते हैं। तो इसके साथ ही हमें पहले क्या पता होना चाहिए, राजनीति का अर्थ भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम तुलनात्मक राजनीति को पढ़ रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तुलनात्मक प्लस राजनीति। अगर मैं तुलना की बात करती हूँ तो तुलना क्या होती है,
ये भी एक स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक विशेषता है मनुष्य के व्यवहार की। अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं स्टूडेंट्स, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे छोटा सा बच्चा होता है, यदि वो 4 या 5 साल का भी है तो वो कंपेयर करना सीख जाता है। जैसे वो जब साइकिल चलाता है तो अपने दोस्त को क्या बोलता है, मैं आपसे तेज चलाता हूँ, आप मेरे से कम तेज चलाते हो, यानी कि आप धीरे चलाते हो। ऐसे ही जब उसका रिजल्ट आता है तो वो कहता है मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं और आपके इतने आए हैं। इसी प्रकार से यानी कि हर चीज में मनुष्य जो है वो तुलना करना सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं जो ये तुलना है, इसका अर्थ हमने समझा। अब हम इसी के साथ राजनीति को समझते हैं कि राजनीति में हम तुलना को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। राजनीति का जो अर्थ है वो क्या है? राजनीति जो शब्द है वो सामान्य जीवन में बहुत ही अधिक प्रयोग होने वाला है। अर्थात जो राजनीति के दर्शन है वो हमें मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिलते हैं। या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो हमारे चारों तरफ ही हम देखते हैं। इस बारे में कई विवादास्पद और रोचक प्रश्न भी है कि राजनीति क्या है। अर्थात किसी के विचार में राजनीति कुछ है और किसी के विचार में कुछ है। लेकिन जो अरस्तु है उन्हें पितामह माना जाता है और उनकी उन्हीं के द्वारा तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो अरस्तु से हम शुरू करते हैं कि अरस्तु के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या है। अरस्तु ने राजनीति को सामान्य जीवन से संबंधित माना और राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की परिभाषा या संज्ञा भी दी है। यानी कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति जो है वो व्यक्ति या समूह के द्वारा निर्णय लिए जाने वाले जो संबंधित व्यवहार है उससे संबंधित है। हम क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, इट मीन्स ये जो हमारा व्यवहार है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीति बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में कि जो राजनीति है वो राज्य और सरकार का अध्ययन है। यदि हमें एक लाइन में इसको समझना है या प्राचीन इसके अर्थ को समझना है तो क्या अर्थ होगा कि राजनीति से अभिप्राय है कि राज्य और सरकार का गहन अध्ययन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गार्डनर है उन्होंने राजनीति को क्या माना। उनके अनुसार जो राजनीति शास्त्र है यानी कि जो राजनीति है उसकी शुरुआत भी और उसका अंत भी वो राज्य से ही होता है। इट मीन्स इनका जो एक जो दायरा है वो क्या था, बिल्कुल सीमित था। राजनीति को उन्होंने सिर्फ राज्य और सरकार तक ही सीमित माना। इसी प्रकार से यदि मैं दिमाग के शब्दों में बात करूं तो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य और उसके साधन यानी कि राज्य और सरकार से ही माना है। तो हम कह सकते हैं प्राचीन स्वरूप में जो राजनीति है उसमें नगर और राज्य, जो उस समय बहुत छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे उनका अध्ययन शामिल होता था और जिसका संबंध मनुष्य के प्रत्येक जीवन से होता था। क्योंकि उन नगर राज्यों में कौन रहता है, उन नगर राज्यों में मनुष्य रहते हैं, यानी कि जो मानव का जीवन है वो कहाँ व्यतीत होता है, वो उन छोटे छोटे नगर राज्यों में ही अपना जीवन व्यक्त होता है। और उसका प्रत्येक पक्ष, चाहे उसका सामाजिक पक्ष है या उसका आर्थिक पक्ष है या उसका सांस्कृतिक पक्ष है, यानी मनुष्य का जो प्रत्येक जो पक्ष है वो उस नगर राज्यों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो परिवर्तन है जिसे हम चेंज कहते हैं वो एक यूनिवर्सल फैक्टर है। धीरे धीरे हर चीज में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो नगर राज्य थे, छोटे छोटे यूनान के नगर राज्य थे, उसकी जगह राष्ट्र राज्य का उदय होने लगा। जिस कारण से जो राजनीति है उसका क्षेत्र क्या हो गया, जो सीमित था वो विस्तृत होने लगा। यदि मैं बात करूं प्लेटो की, तो प्लेटो ने क्या कहा था कि जो उस समय यूनान के नगर राज्य थे उसमें उन्होंने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या बताई थी वो 5040 बताई थी। लेकिन आज के दिन हम क्या देखते हैं, किसी भी नगर या राज्य की जनसंख्या इतनी कम नहीं है, बल्कि वो हमें लाखों और करोड़ों में मिलती है। तो जैसे ही वो नगर और राज्यों का जो दायरा बढ़ा, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी, उसी के आधार पर जो राजनीति है उसका भी क्षेत्र क्या हो गया, वो भी सीमित से विस्तृत हो गया। राजनीति जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा की पोलिश से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यदि हम परिभाषा की बात करें कि राजनीति की क्या परिभाषा हो सकती है, तो परंपरागत परिभाषाओं में डॉक्टर लिकाक ने कहा है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल सरकार से संबंधित है। क्योंकि मैं हर बार फोकस कर रही हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो डेफिनेशंस है यानी कि जो परंपरागत परिभाषा है उसमें जो औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था वो सिर्फ सीमित अध्ययन था जो राज्य और सरकार तक ही सीमित था।
यदि मैं गेटल के शब्दों में बात करूं राजनीति की परिभाषा की, तो उन्होंने कहा है कि जिन विषयों में राजनीति की अधिक रुचि है वो क्या है, वो राज्य, सरकार और कानून है। अर्थात जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशंस है पॉलिटिक्स की, राजनीति की, उसमें उसका जो स्वरूप दिखाया गया है, यानी कि जो अध्ययन किया गया है वो सीमित किया गया है, सिर्फ औपचारिक संस्थाओं को इसमें स्टडी किया गया है, किसी राज्य और उसकी सरकार और उसके तीनों अंगों के बारे में। लेकिन आज क्या है, क्योंकि हम परिवर्तनवादी समाज है, आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजनीति है इसका जो विषय विषय क्षेत्र है वो विस्तृत हुआ, वो उसमें विशालता आई, उसमें गतिशीलता आई, जिस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राजनीति शास्त्र की परिभाषा है उसके संबंध में भी एक नवीन दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसका उदय हुआ। और वो क्या है, वो अधिक व्यापक है और अधिक यथार्थवादी है। अर्थात वो सैद्धांतिक नहीं है, वो व्यवहारवादी है, यानी कि जो सिद्धांतों में थ्योरेटिकल जो हमें दिखता है उसको प्रैक्टिकली हमने देखना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से हम कहेंगे आज के दिन जो आधुनिक परिभाषा है राजनीति की वो अधिक यथार्थवादी है, अधिक व्यापक है, और इस नवीन दृष्टिकोण को व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से राजनीतिक विचारकों ने अपना योगदान दिया, तो हम कह सकते हैं कैटेलिन, मोरियम, लासवेल, रॉबर्ट डहेल, कार्ल मार्क्स आदि, जो दूसरे विश्व युद्ध के आसपास इन्होंने इस चीज को फोकस किया और राजनीति का व्यापक अर्थ बताया। लासवेल के अनुसार क्या परिभाषा है राजनीति की? राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो प्रभाव व प्रभावकर्ता का अध्ययन है। यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय शक्ति, सत्ता, प्रभाव, और वो प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, उस प्रभाव का क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होने लगी थी। तो लासवेल ने स्पष्ट किया कि सिर्फ हम इसमें राज्य और सरकार के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि उसके बाहर जाकर बहुत सारे जो अनौपचारिक जो तत्व होते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव के कारण जो शक्ति होती है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से रॉबर्ट डहेल ने भी कहा कि जो राजनीति विज्ञान है उसका संबंध शक्ति, सत्ता व नियम से है। क्योंकि आज के दिन जिस राजनीति को हम देख रहे हैं, यदि मैं बात करूं बिल्कुल अभी ताजा उदाहरण के साथ, कि आज के दिन क्यों चीन ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व में वर्चस्व स्थापित करूं, ये राजनीति ही तो है। अर्थात हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम अथॉरिटी चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से नियम बनाना चाहते हैं। तो आज के दिन जो राजनीति है वो बहुत ही विशाल है, विस्तृत है, और उसमें प्रभाव, शक्ति, सत्ता और नियम का हम गहराई के साथ वैज्ञानिक जो हमारे मेथड्स हैं उनके द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। अब बात आती है तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक जो राजनीति है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य है वो क्या है, वो तुलना करने वाला प्राणी है। कभी वो तुलना अपने साथियों से करता है, कभी वो अपने मित्रों से करता है, कभी वो अपने रिश्तेदारों से करता है, कभी जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, दूसरे लोग कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से उसके अंदर ये भी जिज्ञासा होती है कि हमारे देश में जो हो रहा है वो दूसरे देश में भी क्या हो रहा है, या दूसरे देश में जो हो रहा है उसके क्या असर होते हैं हमारे ऊपर या अन्य व्यक्तियों के ऊपर। यानी कि जो एक उत्सुकता होती है, जो एक जागरूकता होती है, और तुलनात्मक व्यवहार उसका है ही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण की जो तुलनात्मक राजनीति का जो एक क्षेत्र है वो इतना विशाल हो गया है। तो यदि हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति है क्या, तो हम कह सकते हैं कि जिस भी किसी देश की शासन व्यवस्था व राजनीति का अध्ययन उसके समान और असमान शासन व्यवस्थाओं के साथ किया जाता है या राजनीतिक क्रियाओं के साथ तुलना की जाती है, वही क्या कहलाएगा, तुलनात्मक राजनीति। इसे और भी मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगी बच्चों आपको, कि जब दो या दो से अधिक देशों की शासन व्यवस्थाओं के बीच में तुलना की जाती है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष की है, चाहे वो सरकार के अंग की है, या साथ में वो अनौपचारिक यानी कि राजनीतिक दलों की तुलना है, या वो नौकरशाही की तुलना है, वो क्या है, वो तुलनात्मक राजनीति है। यानी कि जो विभिन्न जो देश हैं उनकी जो शासन व्यवस्थाएं हैं और जो उनकी राजनीति है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। आज क्या है, आज हम 20वीं और 21वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय रुचि है, यानी कि उनका इंटरेस्ट है
क्या इंटरेस्ट है कि जो हमारे देश के साथ जो अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो कैसी है, उनकी रचना क्या है, फॉर्मेशन क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, और उन शक्तियों का प्रयोग करके वो किस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ क्या होता है, हम ये जानने के लिए भी इच्छुक रहते हैं कि भी जो दूसरे देश हैं, उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, यदि वहां पे उस काम से आम जनता को फायदा पहुंच रहा है या हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। और यही क्या है, तुलनात्मक राजनीति, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में प्रत्येक पक्ष की, जब हम राजनीतिक पक्ष को जोड़ते हुए प्रत्येक पक्ष की तुलना करते हैं, दो या दो से अधिक देशों की शासन व्यवस्थाओं की, हम गुण दोष को समझते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, साथ ही साथ उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब चीजों का जब हम गहन विश्लेषण करते हैं तो वो हमें क्या कहलाती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। यदि हम बात करें तुलनात्मक राजनीति के विकास की, क्योंकि जो वर्तमान में जो चीज हमें दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन समय से या प्रारंभ से ही वैसे बिल्कुल नहीं थी। यानी कि हर चीज के पीछे एक इतिहास होता है, और उसी को ही उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण है वो बहुत लंबा और अतीतपूर्ण यानी कि गौरवपूर्ण रहा है। राजनीतिक जो विज्ञान है, उसकी तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा की हम कहें कि कोई नई परंपरा नहीं है, मतलब वो बहुत ही पुराना है। और हम कह सकते हैं कि वो निरंतरता से, यानी कि अरस्तु के समय से लेकर वो आज वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में जब हम जिस रूप में उसको देख रहे हैं, वो निरंतर काम करता आ रहा है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि इसको हमने तीन फैक्टर्स में, यानी कि तीन जगह इसको बांटा है, इसके विकास को, तुलनात्मक राजनीति के विकास को हमने तीन जगह डिवाइड किया है। जो हमारा पहला चरण है उसमें क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, ये हमारा प्राचीन स्वरूप है। जो दूसरा स्वरूप है हमारा वो कौन सा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का विकास, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और थर्ड है वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान चरण जो हम आज 21वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी द्वितीय विश्व युद्ध तक, यानी कि 19वीं शताब्दी तक तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इस चरण में सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि अरस्तु के द्वारा 158 संविधानों का अध्ययन किया गया था तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए, या विभिन्न जो देश थे उनकी समस्याओं को जानने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए और सिद्धांत निर्माण के लिए। तो अरस्तु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ ही मैकियावली, मोंटेस्क्यू, जो लॉर्ड ब्राइस है, उन्होंने भी इसके जो प्रारंभिक चरण है, यानी कि जो विकास का पहला चरण है, उसमें इनका योगदान रहा है। इसी प्रकार से अरस्तु के बाद जो मैकियावली हुए, यानी कि जो मैकियावली है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन रोमन साम्राज्य तथा वर्तमान इटली से संबंधित एक राजनीतिक यथार्थवादी थे मैकियावली। इन्होंने क्या किया, इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी द प्रिंस, उसमें इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा, यानी कि जो कंपैरेटिव एनालिटिकल होता है उसके द्वारा, जो राजनीति के जो नियम हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, या जो उसके सिद्धांत है, उन तीनों चीजों का इन्होंने उसमें प्रतिपादन किया है। और अपनी जो कंपैरेटिव स्टडी है, यानी कि जो तुलनात्मक अध्ययन है, उसमें इन्होंने बताया मैकियावली ने कि शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ कि जो राज्य की स्थापना कैसे संभव है और उस शक्ति को कैसे बनाए रखा जा सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया इस कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर कि जो शासन की सफलता है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इन्होंने शक्ति, ठीक है, शक्ति को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना था मैकियावली ने, और शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, शक्ति को कैसे बनाए रखना है, जो एक राज्य है उसको कैसे शक्तिशाली बनाए रखना है, इस बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी। तीसरा मोंटेस्क्यू, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, इन्होंने भी अपनी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लव, इसमें इन्होंने कहा जो सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की इन्होंने विवेचना की है। इसमें इन्होंने क्या विवेचना की है कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया शक्ति पृथक्करण का, इसमें इन्होंने बताया, तुलना की इन्होंने फ्रांस की और ब्रिटेन की। इन्होंने बताया कि जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली है और जो फ्रांस की जो शासन प्रणाली है, उसमें इन्होंने जब तुलना की तो इन्होंने स्पष्ट किया उसमें जो रिजल्ट्स आए, और बताया
कि यदि ब्रिटेन की सरकार में तानाशाही नहीं है, ठीक है, वहां पे सभी नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता मिली हुई है, किसी प्रकार की कोई तानाशाही या बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे शक्ति पृथक्करण का कारण है। और इसकी तुलना इन्होंने कहाँ से की? फ्रांस में। यानी कि जो फ्रांस में व्यक्ति रहते हैं, जो आम जनता रहती है, वहां पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उन लोगों के पास अधिक स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, अधिकार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? कि वहां पे जो शक्ति पृथक्करण है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो चीज वहां पर नहीं है। साथ ही इन्होंने बहुत सारे बाहरी तत्वों को भी जोड़ा, जैसे सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति। तो इस प्रकार से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, यानी कि जो पहला चरण था, उसमें तुलनात्मक राजनीति को बढ़ाने के लिए, इसके विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, अरस्तु, मैकियावली, मोंटेस्क्यू आदि का। यदि अब हम बात करें हमारे विकास के दूसरे चरण की, जो कब हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण हम कर रहे थे, उसके विकास की। तो तुलनात्मक जो राजनीति है, उसके क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए, विस्तृत बनाने के लिए, और उसे सिद्धांत से बाहर लाकर उसे यथार्थ रूप देने के लिए, उसे व्यवहारिक बनाने के लिए, और उसे अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था? इसे दो चरणों में, जो जीके रॉबर्ट्स थे, उन्होंने बताया उनके अनुसार कि भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो मुख्य धाराएं प्रभावित हुई, और इन दोनों में क्या हुआ कि राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत किया गया। जो पहली धारा थी, उसमें किस चीज को ऊपर फोकस किया गया? आत्मचेतन, यानी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, उस चीज को इन्होंने अडॉप्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने संस्थागत जो तुलना थी, उसमें जो साधन यूज किए, ठीक है, जिन साधनों का इन्होंने प्रयोग किया, वो भी साइंटिफिक थे। और इस तरीके से इन्होंने सरकारों का एक अच्छा अध्ययन अपने हिसाब से बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। जो दूसरी मतलब जो स्ट्रीम थी, यानी जो दूसरी धारा थी, उसमें प्रत्यीकरण के ऊपर फोकस किया गया। क्या होता है प्रत्यीकरण? सामले नाले की प्रक्रिया, यानी कि जो जैसा है उसे वैसे ही दिखाया जाए। क्योंकि पहले क्या था? पहले प्राचीन रूप में हमने सिर्फ क्या देखा मैक्सिमम, कि जो औपचारिक संस्थाएं हैं, यानी कि जो राज्य है, सरकार है, उसकी कैसे रचना होती है, कैसी उनकी शक्तियां हैं। लेकिन अब क्या हो गया था कि वो किस तरीके से उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, वो उस शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी फैक्ट्स को बाहर लाने के लिए यहाँ पे जो दूसरी धारा थी, उसने काम शुरू कर दिया था। यानी प्रैक्टिकली जो काम था पॉलिटिकल साइंस में, या कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसमें, वो काम यहाँ पे शुरू हो गया था। साथ ही इन्होंने बताया कि भी जो राजनीति को यदि आपको समझना है, यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आपको जानना है, तो जो बाहरी तत्व हैं उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जैसे वोटिंग बिहेवियर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, या एजुकेशन है, या जो हम कहते हैं कोई मतलब जो आर्थिक समानता नहीं है, कहीं अमीर है कहीं गरीब है, धर्म है, जाति है, भाषा है, ये बहुत सारे जो बाहरी फैक्टर्स हैं, यानी बाहरी जो तत्व हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनको जानना बेहद आवश्यक है। इनको हमें बाहर निकालना है, ठीक है, कि हमें प्रत्यक्ष में इनको लेके आना है। इस प्रकार से जो दूसरी धारा है, उसने बिल्कुल वास्तविकता, यथार्थ के आधार पर काम शुरू किया। यदि हम बात करें राजनीति के विकास के वर्तमान चरण की, वो हमारा वर्तमान चरण है, यानी कि तीसरा चरण है, जो आज के दिन हम देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसको अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसको अधिक समृद्ध करने के लिए, उसको अधिक विकसित करने के लिए कई विद्वानों ने बहुत अच्छे से इसमें काम किया है, अपना योगदान दिया है। उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? डेविड ईस्टन है, आमंड है, कोलमैन है, कार्ल डायर्च है, जीबी पावेल है, लासवेल है, यानी कि लुसियन पाई है। ये वो प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को अधिक गहन बनाया है, जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको अप्लाई किया है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही विस्तृत स्तर पर, ठीक है, विस्तृत यानी कि एक जो डीप स्टडी जिसे हम कहते हैं, गहन अध्ययन कहते हैं, प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए, औपचारिक के साथ अनौपचारिक तत्वों का भी। तो वो यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे डेविड ईस्टन की यदि मैं बात करती हूँ, उन्होंने एक थ्योरी दी है, और उस थ्योरी में इनपुट आउटपुट, जो डिमांड्स होती है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, फीडबैक है,
इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया है। यानी कि जो इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि जैसे कोई मांग होती है आम जनता की, वो जाती है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, फिर उस तरीके को उसको कौन कौन सी जो चीजें जो उसको पुश कर रही है, फिर क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, क्या उसके ऊपर प्रेशर आया, अगर नहीं हुई तो फीडबैक क्या जाएगा। इट मीन्स मनुष्य के व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, और मनुष्य के व्यवहार और राजनीति में एक प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दिया है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि एक और जो इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने की है जो हमारे वर्तमान चरण में, वो क्या की है कि इन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में विकासशील देशों को भी शामिल किया है, जिस कारण से इसका जो एक स्तर है वो क्या हो गया, बहुत ही व्यापक हो गया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो पश्चिमी देश है, यानी कि जो विकसित देश है, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, सिर्फ उनका अध्ययन ही किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अब जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसमें ये महत्वपूर्ण माना गया कि विश्व में सभी देशों का गहनता के साथ अध्ययन करना है, चाहे वो विकसित देश है या वो विकासशील देश है, चाहे वो पश्चिमी देश है या वो गैर पश्चिमी देश है, जिसे हम एशिया, अफ्रीका के देश कहते हैं। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यदि मैं सबसे पहले जो फैक्टर की बात करूं, जो पहले तत्व की बात करूं, तो हम कह सकते हैं गैर पश्चिमी तथ्यों की उपलब्धि, यानी कि जो अचीवमेंट्स ऑफ नॉन वेस्टर्न फैक्ट्स। आज के दिन हम क्या देखते हैं, जो गैर पश्चिमी विकासोन्मुख जो राष्ट्र हैं, उसमें पश्चिमी जो संरचनाएं हैं, जैसे कि नौकरशाही है, राजनीतिक दल है, हमारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन सब का जो प्रयोग है, ठीक है, इन सब का जो प्रयोग हुआ वो क्या हुआ, उसके जो रिजल्ट्स आए वो डिफरेंट आए। ठीक, यानी कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उसमें क्या है, दोनों देशों में नौकरशाही है, जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो रिजल्ट्स आए वो डिफरेंट आए। इसके लिए क्या हुआ कि ये आवश्यक हो गया कि भी जो एशियाई देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनमें भी इन टेक्निक्स को, यानी जो रिसर्च की जो टेक्निक्स है उनका प्रयोग किया जाए और उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। सेकंड आ जाता है हमारा व्यवहारवादी आंदोलन, यानी कि जो डेविड ईस्टन के द्वारा एक व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें उन्होंने फोकस किया न्यू टेक्निक्स पर एंड साइंटिफिक मेथड्स पर, यानी कि हमें तुलनात्मक राजनीति में नए अध्ययन की पद्धतियों को शामिल करना है। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो व्यवहार है, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम किसी भी देश में हम क्या देखना चाहते हैं, राजनीति को देखना चाहते हैं, तो इन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन होता है, यानी जिसे हम लोकमत कहते हैं, जो वोटिंग बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनके बारे में इन्होंने गहनता के साथ अध्ययन किया, उसको राजनीति से जोड़ दिया, क्योंकि वो राजनीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट हमारा जाता है समाजशास्त्रीय प्रभाव, सोशियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि हम ये कहेंगे इसमें कि इसमें जो ईस्टर्न है, डायच है, आमंड है, इन्होंने क्या कहा कि यदि हमें तुलनात्मक राजनीति को वास्तविकता में समझना है, यानी जो तुलनात्मक राजनीति को किसी भी देश की राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करने वाला एक और फैक्टर क्या हो सकता है, हमारा समाजशास्त्रीय प्रभाव, यानी कि जिस समाज में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, उसके साथ अगर हम जुड़ते नहीं हैं, यानी उसके हम साथ हम जुड़कर अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम राजनीतिक संस्थाओं के व्यापक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उनकी जो रियलिटी है, यानी कि जो उनका यथार्थ जीवन है, उसे हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए, गहनता से उनका अध्ययन करने के लिए हमें समाज और पर्यावरण का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जो राजनीति है वो समाज में ही हो रही है, और उसका प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर। तो क्या है कि समाज और पर्यावरण इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट हमारा जाता है बौद्धिक व्यवस्था के लिए खोज, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो सोशियोलॉजी है, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, जो साइकोलॉजी है या जो ह्यूमन नेचर है, ये सारे के सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। यानी हमें यदि तुलनात्मक राजनीति को ये प्रभावित करने लगे हैं, चाहे समाजशास्त्र है, चाहे मनोविज्ञान है, क्योंकि मन और मस्तिष्क का या मनुष्य का जो व्यवहार है, इन सारी चीजों को, यानी बौद्धिक खोज के लिए भी हमें क्या आवश्यकता है कि भी हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत ही गहनता के साथ समझना है। तो हमें
समाजशास्त्र को, मनोविज्ञान को, मनुष्य के व्यवहार को, उसके सामाजिक आर्थिक प्रत्येक पक्ष को हमें जानना होगा और उसे राजनीति में शामिल करके ही अध्ययन करना होगा। अब यदि मैं बात करती हूँ कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो तुलनात्मक शासन है, जिसे हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, और जो हमारा तुलनात्मक राजनीति है, जिसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, उसे हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। यानी कि जो तुलनात्मक शासन है और जो तुलनात्मक राजनीति है, उसके बीच में डिफरेंस पाया जाता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? सबसे पहले यदि मैं अंतर की बात करूं तो हम कहेंगे जो तुलनात्मक शासन है उसका जो विषय है वो परंपरागत है, यानी वो ट्रेडिशनल है। जैसे अभी मैंने अर्थ में आपको बताया कि जो परंपरागत है उसमें क्या है, सिर्फ औपचारिक ढंग से विभिन्न सरकारों की तुलना की जाती है, यानी कि राज्य और सरकार तक ही संबंधित है। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है ये क्या है, ये आज मॉडर्न इसका है, यानी कि हम कह सकते हैं आधुनिक विषय है। इसमें हम औपचारिक और गैर औपचारिक, यानी सरकार और राज्य के साथ साथ जो गैर औपचारिक संस्थान है या गैर औपचारिक जो फैक्टर्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, वोटिंग बिहेवियर, ब्यूरोक्रेसी, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि प्रत्येक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम इसमें गहनता के साथ जब अध्ययन करते हैं तो ये आधुनिक विषय बन जाता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की। तुलनात्मक जो शासन है उसका क्षेत्र सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि उसमें सिर्फ सरकार के जो अंग है, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, उसी का अध्ययन हम करते हैं। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है उसका विषय क्षेत्र बहुत ही विशाल है। उसमें हम अनौपचारिक जो तत्व हैं उन सभी को हम इसमें स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो वोटिंग बिहेवियर है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या वो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, चाहे व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, चाहे वो शिक्षा है या वो गरीबी है, यानी कि हर फैक्टर को हम इसमें क्या करते हैं, जोड़कर अध्ययन करते हैं। यदि तीसरे अंतर की बात करें तो जो तुलनात्मक शासन है उसमें सिर्फ क्या था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो विकसित देश थे, जैसे अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश, उनकी शासन व्यवस्था तक इसको सीमित रखा गया, यानी कि अध्ययन सिर्फ उन्हीं देशों का होता था। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में क्या है, तुलनात्मक राजनीति में आज हम एशिया, अफ्रीका और जो अभी जिनको हाल में ही स्वतंत्रता मिली है उन सभी शासन व्यवस्थाओं का, यानी कि उन सभी देशों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। यदि हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक शासन है उसका स्वरूप केवल राजनीतिक है, लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो क्षेत्र है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक व अंतर अनुशासनात्मक है। यानी कि इसके इन्होंने प्रत्येक पक्ष को, जो पक्ष मनुष्य को प्रभावित करता है, यानी कि मनुष्य के जीवन से संभावित हर पक्ष को, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, उसको शामिल किया है। मैं एक उदाहरण से यदि स्पष्ट करूं तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां पे सामाजिक जो ढांचा है वो अच्छा है, धर्म भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, तो वहां पर जो व्यक्ति हैं यानी कि उनकी जो पीपल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा मिलेगी, वो अपने देश के प्रति ज्यादा वफादार होंगे, वहां पे हिंसा, दंगे कम होंगे। लेकिन यदि इन्हीं फैक्टर्स को हम नेगेटिव देखते हैं किसी विकासशील देश में या गरीब देश में, तो वहां पे क्या मिलेगी सिचुएशन, वहां पे सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट मिलेगी। अर्थात वहां पर दंगे हो सकते हैं, हिंसात्मक जो वातावरण है वो पाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं करप्शन वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक जो फैक्टर को हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस आ जाता है कि इसमें केवल शासन की संरचना का अध्ययन किया जाता है, और तुलनात्मक जो राजनीति है उसमें क्या है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल मॉडल हैं, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक मॉडल है, जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे वैल्यूज हैं, उन सभी को हम डीपली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ये वर्णनात्मक है, वो विश्लेषणात्मक है। वर्णनात्मक मतलब सिर्फ औपचारिक, यानी कि जो फॉर्मल फैक्टर्स हैं उस पर ये फोकस करता है। लेकिन आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जब देखते हैं तो वो क्या है, उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं, और जब साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है तो उसके साथ डाटा कलेक्शन जुड़ जाता है, हाइपोथेसिस जुड़ जाती है, जो रिजल्ट्स आते हैं वो कल्पनाओं पर आधारित नहीं होते, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स पर रिलेटेड होते हैं।
इसीलिए इसका क्या है, विश्लेषणात्मक पक्ष है। अब हम बात करते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति की, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मैं कह सकती हूँ आपको कि जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर राजनीतिक जो विद्वान हुए हैं उनमें काफी मतभेद रहे हैं। लेकिन क्या है कि प्रकृति के अनुसार आज हम तुलनात्मक राजनीति के दो स्वरूप देखते हैं, यानी कि दो इसके रूप देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला रूप है वो क्या है, तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना के रूप में, यानी कि जब हम वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी, तो वो क्या होती है, उसका अर्थ हमारे लिए समझना बेहद आवश्यक है। इसमें हम कहेंगे कि जब एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर जो स्थापित सरकार होती हैं और उनको प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक व्यवहार होते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना, वो कौन सा हमारा मेथड है, वो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी है। जैसे कि एक ही देश है, अगर मैं बात करूं भारत की उदाहरण के लिए, कि जैसे अगर हम भारत की करते हैं और एक ही समय पर करते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे लेवल मिलते हैं वो 3 मिलते हैं, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर जो मिडिल में होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सबसे नीचे जो होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तरीय। तो उसमें क्या होता है, काफी समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। वो हमारी आर्थिक साधनों की हो सकती हैं, नियमों की हो सकती हैं, शक्तियों की हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर मैं ये बात करती हूँ कि भाई जो आर्थिक साधन है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो केंद्र के पास ज्यादा है या हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, सेंटर के पास ज्यादा है, क्योंकि सेंटर को सबको मतलब देखना होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी होती हैं जनता के लिए, क्योंकि आज के दिन जो हम किसी भी राज्य का स्वरूप देखते हैं वो वेलफेयर स्टेट के रूप में देखते हैं। तो क्या हुआ, केंद्र अधिक मजबूत है आर्थिक साधनों में। ऐसे ही नियम कि चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, या वो हमारी ग्राम पंचायत है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, वो जब क्या करती है, मतलब हर काम को करवाने के लिए उन्हें कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, उन्हें लागू करना होता है। उन नियमों में समानता भी हो सकती है और असमानता भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से शक्ति किसके पास ज्यादा है, यानी कि जो पावर एंड अथॉरिटी है, जो वो केंद्र सरकार के पास ज्यादा है, राज्य सरकारों के पास ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहते हैं केंद्र सरकार के पास ज्यादा है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास ना इतने फंड्स है और ना ही उनके पास इतने कानून है, और जब कभी भी संकट का समय आता है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, कि एक ही देश में स्थित, ठीक है, फोकस कहाँ करना है, एक ही देश में स्थित एक ही समय पर विभिन्न स्तरों पर, यानी कि जितने स्तरों पर सरकार काम कर रही है और उनको कौन प्रभावित कर रहा है, उसी चीज का हम जब गहन अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लंबात्मक तुलना, यानी कि हमारी वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो डिमेरिट हम देखते हैं वो क्या मिलती है, इसमें कोई थ्योरी नहीं बन सकती है। ठीक, ये सिर्फ औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी इसमें ज्यादा होती है, और जब थ्योरी नहीं बनेगी, फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, वास्तविकता को समझने में भी हमें सहायता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं होते हैं यदि हम इसको यूज करते हैं तो। अब हम बात करते हैं दूसरे इसके प्रकार की, यानी कि इसकी जो प्रकृति है उसमें हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो अम्बरांतरीय तुलना के रूप में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आज के दिन हम अधिकतर इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें दो तरह से होती है तुलना। एक तो क्या होता है कि एक ही देश, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको भारत का एग्जाम्पल दिया, तो हम उसको फिर से अप्लाई करते हैं। एक ही देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के बीच में ऐतिहासिक तुलना करना, यानी मैं ये कहती हूँ कि भारत में जो वर्तमान सरकार है वो अब, और यदि हम पीछे की किसी भी सरकार को उठाते हैं, चाहे वो 14वीं लोकसभा है, चाहे वो 10वीं लोकसभा है, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, हम जब हिस्टोरिकल यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो वो अधिक इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक देशों को हम ले सकते हैं, यानी कि जो समकालीन विश्व है, इसमें जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें हैं उन सब की हम आपस में तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की तुलना करें किसके साथ, अमेरिका के साथ, यदि हम अमेरिका की तुलना करते हैं ब्रिटेन के साथ, ठीक है, ब्रिटेन की हम तुलना करते हैं चीन के साथ, या फिर हम विभिन्न देशों की इसमें तुलना करते हैं,
तो दो तरीके से इसमें हॉरिजॉन्टल में कंपैरेटिव स्टडी में तुलना की जाती है। एक कैसे की जाती है, एक ही देश में, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर विभिन्न जो सरकारें हैं, राष्ट्रीय सरकारें, उनके बीच में तुलना। और दूसरा कि हम देखते हैं कि समकालीन विश्व में जितनी भी सरकारें हैं उनके बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वो ये कहलाती है। उदाहरण को स्पष्ट करते हुए मैं यदि ये कहती हूँ कि हम ये देखते हैं कि भाई जो भारत का जो राष्ट्रपति है और अमेरिका का राष्ट्रपति है, क्या उनको जब चुनाव होता है, उन्हें चुना जाता है, तो क्या दोनों का मेथड सेम है? तो हम क्या कहते हैं, इंडिया में जो हम प्रेसिडेंट को हम जब चूज करते हैं तो वो क्या होता है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं वो उसका चयन करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वो डायरेक्ट होता है। ये हमने क्या की, तुलना की। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां ज्यादा हैं या अमेरिका, तो हम कहते हैं अमेरिका। ये भी क्या हुई, ये भी कंपैरेटिव हुई। या फिर हम ये कहते हैं कि वे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो हमारे दबाव समूह है, वो ब्रिटेन में ज्यादा महत्वपूर्ण है या पाकिस्तान में या भारत में। ये भी क्या है, ये भी कंपैरेटिव स्टडी है। और ये कौन सा रूप है, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी का। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें, इस हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी में पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का इकट्ठे तुलनात्मक विश्लेषण करना है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि इसमें, इस प्रकार में हम राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ जो राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक है, राजनीतिक सत्ता है और अराजनीतिक संरचनाओं का कंबाइन, यानी कि उनका जुड़ा हुआ अध्ययन हम इसमें करते हैं। तीसरा हम कहते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि यदि इस कंपैरेटिव स्टडी में यदि दूसरे देश में कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इसीलिए इसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और आज के दिन हम इसका ही प्रयोग करते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने विकास के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं तुलनात्मक राजनीति की क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, यानी कि जो मेन फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सबसे पहली विशेषता की यदि मैं बात करती हूं तो मूल्य मुक्त अध्ययन, यानी कि वैल्यू फ्री स्टडी। वैल्यू फ्री स्टडी है, यानी कि इस अध्ययन में आज के दिन हम जब विशेषताएं देखते हैं तो तुलनात्मक राजनीति की जो पहली विशेषता बनती है उसमें मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अर्थात जो मूल्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारा नैतिक पक्ष है, उसको दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें फैक्ट्स के ऊपर काम होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, मनुष्य की जो भावनाएं है उसको इससे दूर किया जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें व्यक्तिगत मूल्यांकन और आदर्शात्मक परिकल्पनाओं से बचता है और तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके जो निष्कर्ष है वो निकाले जाते हैं। यदि मैं दूसरी विशेषता की बात करूं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसे हम कहते हैं अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण। आज क्या है, कोई भी जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है, या हम कहें उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ इतिहास जुड़ जाता है। जब हम मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें साइकोलॉजी जुड़ जाती है। यदि हम उसका आर्थिक पक्ष देखते हैं या उसके विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं या गरीबी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, उसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जुड़ गया। ठीक है, या हम उसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तो वहां पे समाजशास्त्र जुड़ गया। तो हम कहेंगे जो हमारा राजनीति विषय है इसमें बहुत सारे विषय जुड़ जाते हैं, चाहे वो समाजशास्त्र है, चाहे वो मनोविज्ञान है, चाहे वो इतिहास है या वो अर्थशास्त्र है। और जैसे हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हम सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं या क्वेश्चनेयर कर रहे हैं तो विज्ञान भी जुड़ गया। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब हम तुलनात्मक राजनीति में किन्हीं दो या दो से अधिक देशों की संरचनाओं की तुलना करते हैं किसी भी आधार पर, तो इसमें हम बहुत सारे विषयों को शामिल कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति के साथ वो जुड़े हुए होते हैं और इस पर हम कह सकते हैं कि जो अंतर अनुशासनिक अध्ययन है उस पर बल दिया जाता है। यदि मैं तीसरी विशेषता की बात करूं तो हम कहेंगे वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, यानी कि साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि हम कोई समस्या को चूज करते हैं, यानी कि आपने कोई समस्या का चयन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आप हाइपोथेसिस निकालते हैं जिसे हम परिकल्पनाएं कहते हैं। हमने ये मान लिया कि भी ये समस्या है और शायद इसके ये कारण होंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, तीसरे स्टेज में आप वहां पे
विश्लेषण करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो कारण है, जो ये फैक्टर है, ये जो घटना हुई है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। फिर आपको वास्तविकता तक पहुंचना होता है, उसके लिए आपको विश्लेषण करना होता है, और लास्ट में आप क्या करते हैं, सामान्य नियमों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कि क्या हो जाता है, जो हमारे सिद्धांत है वो बन जाते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस अप्रोच में हम हाइपोथेसिस की सच्चाई को जानते हैं कि क्या वो सही है, और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, डाटा कलेक्शन होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है, सामान्यीकरण, जिसे हम जनरलाइज कहते हैं, या हम कह सकते हैं थ्योरी जो होती है, उसका निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण है। इसमें व्याख्या के साथ साथ विश्लेषण और समस्याओं को हल करने के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर हम इसकी चौथी विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि व्यवस्था मूलक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि संविधान को मतलब ज्यादा जानने की बजाय, यानी संविधान के अध्ययन की अपेक्षा क्या करते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कि ये जो संविधान बन गया है, संविधान में जो शक्तियां लिखित रूप में है, लिखित रूप के साथ साथ क्या वो रियलिटी में, यथार्थ में वो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके द्वारा, या फिर जब वो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका असर क्या होता है उस देश में, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तानाशाही है, लोकतंत्र है, या अधिकार सुरक्षित है या नहीं है, या प्रेस को स्वतंत्रता है। यानी कि कंक्लूजन में हम कहेंगे जो हम अथॉरिटी और जो पावर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और उसको यथार्थ रूप में समझने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। नेक्स्ट हमारा जाता है विश्लेषणात्मक व व्याख्यात्मक अध्ययन। व्याख्यात्मक अध्ययन, क्योंकि सामाजिक शास्त्र का ये है एक विषय है, तो व्याख्या को हम नहीं छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें विश्लेषणात्मक, यानी कि जो साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है, उसी कारण से इसको विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वो कहा जाता है। समस्या का अध्ययन होता है, समस्या का चयन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो समाधानात्मक और व्याख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, अनुभव के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस अप्रोच में जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें हम साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उसको अप्लाई करते हैं, और हम यथार्थ के आधार पर ही आंकड़े निकालते हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि कोई भी हम जो हमारी इमेजिन पावर होती है, जिसे हम कल्पना कहते हैं, उससे परे है ये। हमें जो सच है, जो वास्तविकता है, उसे ही बाहर निकालना है, और वही क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन। फिर आ जाता है कि विकासशील देशों का अध्ययन। जैसे कि अभी मैंने बिल्कुल आपके अभी हमने इसी इसमें अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसे हम विकसित देश कहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि जो एशिया है, जो अफ्रीका है, या हाल ही में जो ऐसे देश हैं जिनको भी स्वतंत्रता मिली है, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जानना भी बेहद जरूरी है। उनके पॉलिटिकल सिस्टम को जानना भी जरूरी है। उनकी जो समाज में समस्याएं हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको समझना और उनका सॉल्यूशन करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड क्या हो गया है, बिल्कुल एक परिवार की तरह हो गया है। तो इसी प्रकार से एक जो विशेषता है वो क्या है कि विकसित और विकासशील दोनों ही देशों का एक जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी व्यवहारवादी संबंधी दृष्टिकोण। जो व्यवहारवादी संबंधी दृष्टिकोण है ये डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया, और उन्होंने इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना कि जो हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसे हम राजनीतिक ढांचा कहते हैं, उसके ऊपर मनुष्य के व्यवहार का, या जो जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, फिर चाहे वो उसका सामाजिक है, चाहे उसका वो आर्थिक वातावरण है, या उसका राजनीतिक वातावरण है, यानी कि जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें फोकस करना है मनुष्य के स्वभाव पर, मनुष्य के व्यवहार पर, और जिस वातावरण में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण में वो मनुष्य रह रहा है, वो जो मानव है वो व्यवहार कर रहा है, उसको हमें बहुत ज्यादा इसमें अध्ययन करना है। क्योंकि अगर मैं इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करूं तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे भारत जैसे विकासशील देश में जब वोटिंग होती है, तो उस समय एक जो मनुष्य है उसका जो व्यवहार है, वो किसको वोट देगा और किसको वोट नहीं देगा, उसे कई बातें प्रभावित करती हैं। उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उसे प्रभावित करती है। सपोज यदि वो व्यक्ति गरीब है
और गरीबी के कारण यदि उसको लालच मिलता है किसी पार्टी से, तो वो बिना सोचे समझे, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस उसकी जो जरूरतें पूरी हो रही हैं, यानी कि उसकी जो इन्वायरमेंट था, जो कंडीशन थी, वो क्या थी, वो वीक थी, उसका सामाजिक स्तर इतना अच्छा नहीं था, उसका आर्थिक स्तर इतना अच्छा नहीं था, और वो फिर लालच के वश में उसी व्यक्ति को वोट दे देता है। यदि मैं दूसरा फैक्टर लूं इसी में, कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो उसकी धर्म, जाति, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये जो दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पे अभी इलेक्शन के लिए जो खड़ा हुआ है, ये मेरी धर्म से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं बदल जाती है, और उसका जो वोटिंग बिहेवियर होता है, यानी मतदान करते हुए जो उसका व्यवहार होता है, वो क्या होता है, वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि पॉलिटिकल जो हमारे सिस्टम है, यानी कि जो राजनीतिक हमारा जो ढांचा है, या राजनीतिक व्यवस्था है, या संस्थाएं हैं, यदि हमें उनको जानना है, तो उसमें हमें मनुष्य के व्यवहार पर बहुत ही फोकस करना है, इम्पोर्टेंट उसको मानता है डेविड ईस्टन, और यही क्या है, व्यवहारवादी संबंधी दृष्टिकोण है। साथ ही दूसरी बात क्या कहते हैं वो, कि वैज्ञानिक जो अध्ययन है उस पर बल देते हैं, मानव व्यवहार को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको अप्लाई करते हैं, और जो हमारा स्टडी होता है, जो कंपैरेटिव स्टडी, वो कैसा हो जाता है, वो यथार्थ पर आधारित है। तीसरा वो कहते हैं कि भी उसको वैल्यू फ्री भी बनाना है, यानी मूल्य मुक्त बनाना है, जो मनुष्य है उसकी भावनाओं को नहीं देखना, उसके आदर्शों को नहीं देखना, हमें तो क्या देखना, फैक्ट्स पे काम करना है। ये जो हमारी अप्रोच है, ये हमारी बिहेवियरल अप्रोच है जो डेविड ईस्टन ने दी थी। तो ये भी आज की वर्तमान जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, तो उसकी एक विशेषता हो जाती है। हमारी एक और विशेषता आती है संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण। ये आमंड के द्वारा दी गई है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जो संरचना है, यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन है, और वो फॉर्मेशन के साथ किस प्रकार से काम कर रही है, यानी कि जो कार्यशैली है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या कहा है कि जो संरचना पर भी ध्यान देना है, और वो संरचना किस तरीके से काम कर रही है, और जनता उसके साथ कितनी जुड़ी हुई है, जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है, या जनता की कितनी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, तो उस इन्वायरमेंट को भी इन्होंने शामिल किया है। ये कौन सा हमारा अप्रोच है, संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो इस प्रकार से हमने आज स्टूडेंट्स देखा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तब भी आता है, और अगर हम किसी आगे के रिसर्च फील्ड में जाते हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, उसका विकास कैसे हुआ, वर्तमान में वो किस प्रकार से काम कर रहा है, और साथ ही साथ उसका जो नेचर और जो फीचर्स हमने देखी हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।